बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 7 हमने स्टार्ट किया है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस। इसका लेक्चर 1 जो कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 1 था, डिसफंक्शनल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसका लेक्चर 2 जो कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 था, अल्टर्ड मूड स्टेट्स, वो भी कवर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे इसका लेक्चर 3 जो कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, डिलिबरेट सेल्फ हार्म एंड सुसाइडल बिहेवियर। इस ऑब्जेक्टिव नंबर 3 के अंदर दो टॉपिक्स हैं, एक यहाँ पे डिलिबरेट सेल्फ हार्म है और दूसरा सुसाइड है। तो इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिलिबरेट सेल्फ हार्म हम कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा जो होगा तो उसमें हम सुसाइड को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिलिबरेट और साथ में सेल्फ हार्म जो है वो लफ्ज़ यूज़ हुई हैं और सुसाइडल बिहेवियर इस लेक्चर के अंदर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सुसाइड डिटेल से उसके स्लाइड्स बने हुए हैं तो उसमें हम सुसाइड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा एक्चुअल टॉपिक जो है वो सेल्फ हार्म को समझना है, जो कि डिलिबरेट सेल्फ हार्म, ये एक मेजर टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप लोगों के कोर्स में, तो इसको सही तरीके से आप लोगों ने समझना है। तो पहले इस बात को समझे कि डिलिबरेट किसे कहते हैं। डिलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनली, कॉन्शियसली बंदा जो है वो जानबूझ के कोई काम कर रहा है। और सेल्फ हार्म किसे कहते हैं, ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, ख़ुद को ज़ख्मी करना और ख़ुद के साथ जो है एक अनयूजुअल, एक जो है अनप्लीजेंट कह सकते हैं, ऐसा बिहेवियर रखना। तो ये क्या कहलाती हैं, डिलिबरेट सेल्फ हार्म कहलाती हैं कि इंटेंशनली इंसान ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखिए, आप लोगों के जो लेक्चर्स बने हुए हैं इसमें इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है, लेकिन ये स्लाइड्स जो है ये सर ज़ुबैर के जितने भी स्लाइड्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल उनमें होती हैं। ज़ाहिर में वो छोटे छोटे दिखते हैं, छोटे छोटे वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को चीज़ें जो है वो दिखती हैं, लेकिन उनको डिटेल से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके पेपर को सॉल्व करने के लिए। अगर आप लोग इन स्लाइड्स को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी जब आप लोग पेपर पे बैठेंगे और सर ज़ुबैर का अगर पेपर सेलेक्ट हुआ है तो इसीलिए ये जितने भी जो स्लाइड्स हैं तो इनको डीपली पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड्स दिए गए हैं तो इसमें कॉन्टिनम आप लोगों को बता रहा है। कॉन्टिनम से पहले डिलिबरेट सेल्फ हार्म की एक एक्चुअल डिफिनीशन जो है वो आप लोग याद कर लें कि डिलिबरेट सेल्फ हार्म की डिफिनीशन जो है वो कैसी हो सकती है। तो इसको इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ काजिंग फिज़िकल इंजरी टू वन सेल्फ विदाउट वांटिंग टू डाई, कि इसमें बंदा जो है वो मरना नहीं चाहता, वो जो है बिल्कुल सुसाइड अटेम्प्ट करना नहीं चाहता, बल्कि वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ख़ुद को पेन पहुंचाना चाहता है। उसमें मरने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती है। या फिर इस तरह भी इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटेंशनली हार्मिंग वन सेल्फ विदाउट वांटिंग टू डाई, मीन्स कि मरना बंदा नहीं चाहता, ख़ुद को वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म करना नहीं चाहता, बल्कि ख़ुद को पेन पहुंचाना चाहता है, ख़ुद को हार्म पहुंचाना चाहता है, इंजरी पहुंचाना चाहता है। और वो इसलिए करता है ताकि उसकी जो ख़यालात है, उसकी जो डिस्ट्रेस है, जिस डिस्ट्रेस में वो पड़ा है कि कोई जो है उसको तकलीफ़ है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन के अंदर है और जिस चीज़ की वजह से वो डिप्रेशन में गया हुआ है उस चीज़ को वो भुलाने की कोशिश करता हो, और उस भुलाने के सेंस में वो ख़ुद को इतना पेन पहुंचाता है, वो इस तरह सोचता है कि ये मेरी सज़ा है और इस तरह ख़ुद को सज़ा देने के बाद फिर जो है मैं इसको कुछ हद तक भूल सकता हूँ, कुछ हद तक इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। तो इस सेंस में वो ख़ुद को नुकसान पहुँचाता है। इसको हम कहते हैं डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म। डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म ज़्यादातर इसके जो कॉमन जो इसके बिहेवियर्स होते हैं इसके अंदर, तो उसमें नाइफ़ के थ्रू ख़ुद को कट लगाना, स्क्रैचिंग करना और अपने सर को जाके दीवार के साथ ज़ोर से मारना और बेंडिंग करना, अपने जो है किसी टाइट बैंड से अपने ब्लड सर्कुलेशन को आगे की तरफ रोकना, और जिससे पेन जो है बहुत ज़्यादा होता है तो उस पेन को बर्दाश्त करना। फिर वो जो बेंडिंग करते हैं बहुत टाइटली बांधते हैं अपने बाजू को या फिर अपने पाँव को, उंगली को, तो उस पर बहुत ज़्यादा ज़ख़म, वो स्कार बन जाता है। तो इस तरह के जो बिहेवियर्स होते हैं वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म के अंदर कॉमन है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है कॉन्टिनम ऑफ सेल्फ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज। सेल्फ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज कॉन्टिनम, यहाँ पे कॉन्टिनम दी गई है कि सेल्फ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेज कैसी होती हैं और किस तरह एक बंदा जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज की तरफ चला जाता है और आखिरकार वो सुसाइड तक पहुंच जाता है। जिस तरह हमने हेल्थ और वेलनेस की जो कॉन्टिनम डिस्कस की थी कि एक साइड पे वहाँ पे हेल्थ को रखा गया था, दूसरी साइड पे इलनेस को रखा गया था, वेल बीइंग को रखा गया था, और दिखाया जा रहा था कि किस तरह एक इंसान हेल्थ से डिविएट करके इलनेस की तरफ चला जाता है और किस तरह इलनेस से वो ठीक होकर वेल बीइंग की तरफ चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे देख ले, फर्स्ट वन है एडाप्टिव रिस्पॉन्स, कि लोग अगर एडाप्टिव रिस्पॉन्सेस अपनाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, ख़ुद के जो नेचुरल हेल्थ है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो उनकी सेल्फ इन्हांसमेंट हो जाती है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो ग्रो करते हैं, सेल्फ इन्हांसमेंट करते हैं, वेल बीइंग की तरफ चले जाते हैं। अगर इस तरह होता है कि लोग जो है वो रिस्क टेकिंग को प्रमोट करना स्टार्ट कर दे, रिस्क टेकिंग करें, रिस्क टेकिंग जो है उनको लेके किस तरफ जाएगी, इनडायरेक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स की तरफ जो है वो ले जाएगी। ये इनडायरेक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये उन एक्शंस को कहा जाता है, उन पैटर्न ऑफ लिविंग को कहा जाता है कि जिसमें वो ऐसी पैटर्न ऑफ लिविंग होती है कि जो डायरेक्टली आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उनके कंसिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव होते हैं। वक्त के साथ 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 उनकी कम्युलेटिव इफेक्ट होती है। कम्युलेटिव इफेक्ट कहते हैं ग्रेजुअल इफेक्ट को। ग्रेजुअल इफेक्ट उनकी ऐसी होती है कि आपके लाइफ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो छोड़ देते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो जो लोग जो है वो अपने सेहत का ख्याल नहीं करते, अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं, तो ये जो आप देखिए ये जो पैटर्न है कि लोग क्या करते हैं, अपने फिज़िकल अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं, तो ये डायरेक्टली उसी टाइम तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर वो बार बार इसी तरह करते जाएंगे, इसी तरह अपने मेंटल हेल्थ को फिज़िकल हेल्थ को वो नेगलेक्ट करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसी होगी कि इसके कंसिक्वेंसेस उन पे बहुत ज़्यादा बुरे कंसिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होंगे, कि ये उनकी जो ओवरऑल वेलबींग है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो इनको कहा जाता है इनडायरेक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ये जो इनडायरेक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होते हैं ये जाके मल एडाप्टिव रिस्पॉन्सेस तक पहुंच जाते हैं। मल एडाप्टिव रिस्पॉन्स अगर एक इंसान अपनाने लगता है तो फिर वो सेल्फ इंजरी का कर सकता है। मल एडाप्टिव रिस्पॉन्स जो है वो लीड कर जाते हैं सेल्फ इंजरी तक, और सेल्फ इंजरी जो है वो अगर बढ़ती गई तो वो लीड कर जाती हैं सुसाइड तक। तो ये एक कॉन्टिनम है कि एक साइड पे सुसाइड को रखा गया है, दूसरी साइड पे एडाप्टिव रिस्पॉन्सेस को रखा गया है, और दिखाया जा रहा है कि किस तरह इंसान जो है वो रिस्क टेकिंग से लेके किस तरह इनडायरेक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से लेके वो सुसाइड तक जाके पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे भी सुसाइड की कॉन्टिनम दी गई है आप लोगों को कि सुसाइड किस तरीके से हो जाती है, उसकी कॉन्टिनम क्या है। तो एक साइड पे पैसिव डेथ विश को रखा गया है, और लास्ट पे देखे कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सुसाइड। शुरू में क्या होता है, पैसिव डेथ विश जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं और आखिरकार ये जाके पहुंच जाती है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सुसाइड तक। पैसिव डेथ विश किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है कि इसमें एक इंसान जो है वो एक्टिवली कोई सेल्फ हार्म नहीं करता, लेकिन कामों में उसकी इंटरेस्ट थी अपने वेल बीइंग के लिए, वो इंटरेस्ट उसकी अब ख़त्म हो जाती है और उसकी सोच उसकी दिलचस्पी जो है वो इन चीज़ों पे लग जाती है कि सेल्फ हार्म में ख़ुद को पहुंचाऊँ, मैं ख़ुद को नुकसान पहुंचाऊँ, इस तरह उसकी सोच होती है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स जो है वो उसके शुरू हो जाते हैं। तो इन सब को शुरू होने से पहले शुरू में ये पैसिव डेथ विश उसकी होती हैं। पैसिव डेथ विश स्टार्ट किस चीज़ से होती हैं कि उसकी जो इंसान की खुद की वेल बीइंग है उस वेल बीइंग से उसकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती हैं, खुद के वेल बीइंग के लिए वो कोशिशें नहीं करता, और इस तरह ये जो खुद के वेल बीइंग के लिए वो कोई कोशिश नहीं करता उसकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है। इसको पैसिव डेथ विश कहा जाता है। और इसके बाद क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सुसाइडल आइडिएशन विदाउट प्लान। देखे कि सुसाइडल आइडिएशन होने लगती है, कोई प्लान अभी तक नहीं हुई है, कोई प्लानिंग नहीं की है, सिर्फ उसको आइडियाज़ आ रहे होते हैं जहन में। फिर जाके
वक्त के साथ साथ अगर इन चीज़ों को यहाँ पे नहीं रोका गया, इनके लिए कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, तो फिर सुसाइडल आइडिएशन विद प्लान, अब प्लानिंग भी वो करता है। सुसाइडल आइडिएशन अब उसको आते हैं जहन में तो वो अब प्लानिंग भी करता है। अगर यहाँ पे सुसाइडल आइडिएशंस भी उसको आ रहे हैं जहन में और प्लानिंग भी वो कर रहा है, तो इसमें अगर कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, उनको एसेस नहीं किया गया, फाइंड आउट नहीं किया गया, तो एक दफ़ा जाके वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। और सुसाइड अटेम्प्ट एक दफ़ा इंसान कर लेता है और एक दफ़ा करने के बाद अगर उसके लिए कोई इंटरवेंशन नहीं की जा रही है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को नहीं दिखाया जा रहा है, कोई मेंटल असिस्टेंस उसके लिए सीख नहीं की जा रही है, तो फिर जाके वो दोबारा करता है। अगर वो इसमें कामयाब नहीं हुआ था तो दोबारा जब वो कर लेता है अटेम्प्ट, तो उसमें वो सुसाइड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा इमीडिएटली नीड होती है। किसी भी फेज़ के अंदर अगर हम इमीडिएटली इंटरवेंशन करते हैं, इमीडिएटली उस चीज़ को फाइंड आउट करके उसके लिए कंट्रोल मेजर्स, उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स हम करते हैं, तो तब जाके हम एक स्टेज को दूसरे स्टेज में जाने से रोक सकते हैं और इस कॉन्टिनम को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर इंटरवेंशन नहीं की गई तो ये कॉन्टिनम आगे इसी तरह बढ़ती जाती हैं और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सुसाइड हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे डिफिनीशन दी गई है डिलिबरेट सेल्फ हार्म की। लिखा गया है एन एक्ट विथ नॉन फेटल आउटकम। ये एक ऐसी एक्ट होती है कि जिसका कोई फेटल आउटकम नहीं होता, यानी इसमें बंदा जो है वो खुद की जान नहीं लेता, वो सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता है, वो जस्ट खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इसका मकसद ये होता है कि वो उस पेन से निकलना चाहता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस में है, जिसकी वजह से वो उसको तकलीफ़ है, वो उस पेन से निकलने के लिए, उस डिस्ट्रेस से ख़ुद को निकालने के लिए ख़ुद को तकलीफ़ देता है, पेन को बर्दाश्त करता है। और इस तरह वो कोई उसका इरादा नहीं होता कि वो ख़ुद को ख़त्म करे, ख़ुद की ज़िंदगी वो ले ले। In which an individual deliberately initiate a non-habitual behavior that without intervention from others will cause self-harm or deliberately ingest substance in excess of the prescribed or generally recognized therapeutic dosage। देखिए लिखा है कि इसमें बंदा क्या करता है, डिलिबरेटली इंटेंशनली कोई नॉन हैबिचुअल बिहेवियर इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, और उसको अगर नहीं रोका गया तो वो जो बिहेवियर वो कर रहा है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। या वो इस तरह करता है कि इंटेंशनली एक सब्सटेंस जो है वो एक्सेस में, ज़्यादा मकदार में कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन हो, चाहे वो थेरापेटिक डोजेज हो, उसको वो टॉक्सिक लेवल पे जो है इंजेस्ट कर लेता है। एंड विच इज़ एम्ड एट रियलाइजिंग चेंजेस विच दिस सब्जेक्ट डिज़ायर्ड वाया द एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड फिजिकल कंसिक्वेंसेस। अब देखें कि उसका मकसद क्या होता है, इसके पीछे मकसद ये होता है कि वो चेंजेस लाना चाहता है, उसकी ये जो करंट सिचुएशन है उसमें चेंजेस लाना चाहता है, डिस्ट्रेस से निकलना चाहता है, और वो एक्चुअली अपने आप को जिस तरह वो एक्सपेक्ट करता है कि इसके ऐसे फिजिकल कंसिक्वेंसेस निकले, तो वैसे कंसिक्वेंसेस वो एक्चुअली निकाल लाता है। और ये डिफिनीशन जो है 1992 में WHO की तरफ से दी गई है। देखिए अब मैं आप लोगों को एक डिफिनीशन एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ कि डिलिबरेट सेल्फ हार्म जो है उसको WHO इस तरह डिफ़ाइन करती है कि ये वो एक्ट है कि जिसका कोई फेटल आउटकम नहीं होता। इसमें इंसान इंटेंशनली कोई नॉन हैबिचुअल बिहेवियर अपनाता है, और अगर उसमें कोई दूसरा इंसान उसको ना रोके तो उस बिहेवियर की वजह से उसको नुकसान पहुँच सकती है, जिस तरह का नुकसान वो चाहता है। अभी उसने नाइफ़ उठाया है, नाइफ़ से वो ख़ुद को कट लगा रहा है, और कोई उसको ना रोके तो वो लगा देगा, और उसको वो जिस इंटेंशन से उसने उठाया था ये नाइफ़ के, मैं अगर अपने बाजू को काटूंगी तो मेरा बाजू कट जाएगा, यहाँ पे कट लग जाएगी, उससे मुझे पेन होगी, तो वो हो जाती हैं। वो फिज़िकल कंसिक्वेंसेस जो उसने सोचा है वो अचीव कर लेता है, एक्चुअली अचीव कर लेता है। या कोई डोजेज जो है वो कोई हाई डोज टॉक्सिक डोज ड्रग का वो ले लेता है, और जो उसको उसके जहन में होता है कि इससे ये होगा तो वो हो जाता है, क्योंकि अगर कोई उसको ना रोके तो वो तो एक्चुअली अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसको नुकसान पहुंच जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख ले एक और सिंपल सी डिफिनीशन दी गई है, सेल्फ पॉइजनिंग और इंजरी। क्या करता है इंसान, या तो
वो ख़ुद को ही जहर दे देता है, जहर कोई वो पॉइज़न कोई इंजेस्ट कर लेता है, या ख़ुद को इंजरी वो पहुंचा लेता है, ज़ख्मी कर देता है, ख़ुद को इंजर कर देता है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एपरेंट पर्पस ऑफ द एक्ट, वो मतलब कि उसकी जो मकसद है वो एपरेंट है कि अगर वो ये पॉइज़न खाएगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको जो है इस हद तक नुकसान पहुंचेगा कि उसकी फिज़िकली उसको तकलीफ़ होगी, उसको जो है नुकसान पहुंच सकती है, वो बेहोश हो सकता है, इस सब का उसे पता होता है। उसको इंजरी पहुंच सकती है, उसको पेन पहुंच सकता है, इस सब का उसे पता होता है। ये उसके एपरेंट पर्पस होते हैं, बिल्कुल उसको पता होता है, लेकिन उसके इर्रिस्पेक्टिवली रिगार्डलेस ऑफ डेट वो कर जाता है। वो ख़ुद को पॉइज़न कर लेता है, पॉइजनिंग खुद की करता है, या फिर वो ख़ुद को इंजर कर देता है। तो ये डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म कहलाती हैं। Self injury is a compulsion or impulse to inflict physical wounds on one's own body, motivated by a need to cope with unbearable psychological distress or regain a sense of emotional balance. The act is usually carried out without suicidal, sexual or decorative intent. देखिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि सेल्फ इंजरी या डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म किसे कहते हैं। ये एक कंपल्जन या इम्पल्स होती है। कंपल्जन मीन्स के या तो उस इंसान को रिपीटिटिव वो थॉट्स आ रहे होते हैं बार बार के मैंने ऐसा करना है, मैंने ये चाकू उठा के मारना है, ख़ुद को मारना है, ख़ुद को मारना है, इस तरह कंपल्जन्स उसको आ रही होती है। या फिर इम्पल्स सडनली उसको ये एक हाई इंटेंसिटी से उसको ये बात उसके जहन में आ रही होती है कि मैंने अभी ये बिहेवियर जो है वो करनी है, तो वो कर जाता है। और उस बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि उसको फ़िज़िकल वूंड्स उसके बॉडी पे ख़ुद के वो बॉडी पे वो फ़िज़िकल वूंड्स ख़ुद को करता है, फ़िज़िकली ख़ुद को ज़ख्मी करता है। और ये वो क्यों करता है, क्यों ऐसा करने पे वो मोटिवेटेड है? तो लिखा है कि वो चाहता है कि वो जो अनबियरेबल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसको हो रही है उससे वो कोप करे, उसको वो मैनेज करे, उससे किसी तरीके से वो निकल जाए और ये इमोशनल बैलेंस जो है उसमें वो ख़ुद को दोबारा से ला सके। यानी उस काम के लिए जिस चीज़ की वजह से वो उसको डिस्ट्रेस हो रही है, तो उसकी वजह से वो ख़ुद को इस तरह सज़ा दे और उसको कुछ हद तक वो कोप कर जाए और दोबारा से वो इमोशनल बैलेंस में आ जाए। इस मकसद से वो ये काम करता है। इसमें ना तो कोई उसकी इस तरह की कोई इंटेंट होती है कि मैं सुसाइड करूँ, ख़ुद को मारूँ, इस तरह की भी उसको कोई इंटेंट नहीं होती। ना ही सेक्सुअली कोई इंटेंशन उसकी होती है, ना ही डिकोरेटिव इंटेंट कोई होती है कि मैं खूबसूरत लगूँ, ये ज़ख़म मैं अपनी स्किन पे बनाऊँ तो मैं खूबसूरत लगूँगी, इस तरह कोई उसकी इंटेंशन नहीं होती है। ना तो डिकोरेटिव, ना तो सेक्सुअल कोई इंटेंशन होती है, ना सुसाइडल कोई इंटेंशन होती है। वो बस ख़ुद को नुकसान पहुँचा के उस डिस्ट्रेस से कोप करना चाहता है, उस डिस्ट्रेस को वो भूलना चाहता है, ख़ुद के ऊपर वो सख्ती लाता है, सख्ती को बर्दाश्त करके कुछ हद तक उस अपने इमोशनल बैलेंस को वो मेंटेन करना चाहता है। इस वजह से वो ये हरकत कर लेता है। तो ये डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म कहलाती है। डिफिनीशन ऑफ सेल्फ हार्म, देखिए एक और डिफिनीशन दी गई है। द कमीशन ऑफ डिलिबरेट हार्म टू वंस ओन बॉडी, the injury is done to oneself without aid of another person and the injury is severe enough for tissue damage such as scarring or result। यानी सेल्फ हार्म क्या होती है? सेल्फ हार्म वो हार्म होती है कि जो बंदा डिलिबरेटली वो कमिट करे, इंटेंशनली कॉन्शियसली कमिट करे अपने ही बॉडी पे, वो किसी की मदद से ना करे, ख़ुद ही करे। और वो इंजरी ऐसी इंजरी हो कि वो उसके टिश्यू को डैमेज कर चुकी हो, वहाँ पे कट लग चुकी हो, स्कारिंग हो चुकी हो। तो इस किस्म की जो कंडीशन होती है इसको हम सेल्फ हार्म कहते हैं। कि बंदा ख़ुद करे, किसी और की मदद उसमें शामिल ना हो, इंटेंशनली करे और कुछ इस हद तक करे कि उसको स्कारिंग हो जाए या कटिंग जो है वो लग जाए, तो ये सेल्फ हार्म कहलाती हैं। रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद डिलिबरेट सेल्फ हार्म। आप देखिए स्टूडेंट्स के कौन कौन से लोग उस रिस्क पे है कि वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर सकते हैं। यानी जो लोग डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर जाते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जिसमें इंसान डिलिबरेट सेल्फ हार्म की तरफ चला जाता है। तो फर्स्ट वन है परफेक्शनिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट।
आप देखिए स्टूडेंट्स के परफेक्शनिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट किसे कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स खुद के लिए सेट कर देते हैं। इनको ये महसूस होता है कि मेरे जितने भी काम से, चाहे वो मेरे फैमिली के अंदर रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी लेजर एक्टिविटीज़ हो, सब जो है परफेक्ट हो, उसमें थोड़ी बहुत भी कोई मिस्टेक जो है वो नहीं आनी चाहिए, कोई भी गलती से भी उनसे गलती नहीं होनी चाहिए, इस तरह वो सोचते हैं। और वो ख़ुद मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि ख़ुद के लिए उन्होंने लाइफ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया होता है। कोई भी छोटी सी भी गलती वो अपने मामलात में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये सोचते हैं कि मेरे जो घर के अंदर जो रिलेशनशिप्स है मेरे बच्चों के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, तो वो बिल्कुल जो है परफेक्ट हो, कोई भी झगड़ा ना हो, कोई भी थोड़ी सी भी नाराज़गी ना हो। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। नाराज़गी होती है, झगड़े होते हैं, इंसान है, इंसान जो है कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये लोग जब इस तरह परफेक्शनिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखते हैं, चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। चूँकि ये पॉसिबल नहीं है तो गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, उतार चढ़ाव आ जाती हैं ज़िंदगी में। तो जब इस तरह की उतार चढ़ाव आ जाती हैं, छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती हैं, तो फिर ये उसके लिए ख़ुद को कसूरवार ठहराते हैं, ख़ुद को ब्लेम करते हैं और फिर डिलिबरेटली सेल्फ हार्म कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है लो सेल्फ इस्टीम। जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम लो होती हैं तो वो हमेशा ख़ुद को कोसते हैं, वो हमेशा ख़ुद को इर्रिस्पॉन्सिबल, ख़ुद को ब्लेम करना, ये सब कुछ करते हैं और आखिरकार इस स्टेट तक पहुंच जाते हैं कि डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म वो कर जाते हैं। इम्पल्सिविटी है। इम्पल्सिविटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इम्पल्सिविटी कहते हैं एक सडन उसको अर्ज आ रही होती है कि बस ये काम अभी करना है, तो इसको हम इम्पल्सिविटी कहते हैं। तो इम्पल्सिविटी की वजह से भी होती हैं कि एक इंसान जो है कुछ मेंटल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है और उस दौरान उसको इम्पल्सिविटी उसको होती है कि ये बिहेवियर अभी मैंने अपनाना है, तो वो बिहेवियर अपना जाता है। तो इस तरह भी डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म हो सकती हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टीज़ एक्सप्रेसिंग इमोशंस वर्बली। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ इंसान को हो, इतने सारे डिफ़िकल्टीज़ हो ज़िंदगी में कि उन इमोशंस को वो वर्बली एक्सप्रेस करने लगे और एक्सप्रेस वो सॉरी स्टूडेंट्स एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस ना कर पाए, वो एक्सप्रेस करने की उसकी ख्वाहिश हो कि मैं इनको किसी तरीके से एक्सप्रेस कर लूँ, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो। ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात आ गई हैं, उसको ऐसे तकलीफ़ हुए हैं कि वो उस तकलीफ़ात को किसी के सामने बयान नहीं कर पाता, और जब किसी के सामने बयान करने में उसको डिफ़िकल्टी पेश आती है, बयान नहीं कर पाता, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा बोझ बन जाती हैं और उस बोझ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर जाता है। इसके अलावा लो डिस्ट्रेस टॉलरेंस, वो लोग के जो ससेप्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो डिस्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते, उनमें बर्दाश्त की सलाहियत, उनमें सब्र करने की सलाहियत नहीं होती, तो वो लोग भी डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर जाते हैं। नॉन हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये जो लोग होते हैं जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल होते हैं, होमोसेक्सुअल लोग या फिर हम लेस्बियन, गे वगैरह इनको कहते हैं, तो ये लोग जो होते हैं ये एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। इसी वजह से इस एहसास कमतरी का वो शिकार होते हैं, तो एहसास कमतरी की जो उनकी ये मेंटेलिटी होती हैं, तो वो उनको इस हालत तक पहुंचा देती हैं कि वो डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम क्यों ऐसे पैदा हुए, हम भी अगर नॉर्मल लोग होते तो कितना अच्छा होता, हम क्यों ऐसे पैदा हुए हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी जो सोसाइटी होती है तो वो ये कभी नहीं सोचती कि ये लोग अगर इस तरह के लोग पैदा हुए हैं तो वो खुद से तो उन्होंने ख़ुद को नहीं पैदा किया ना, वो तो अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह ने उनको इस तरह जेंडर दिया हुआ है कि वो शीमेल्स है, वो नहीं आती, जो दो बोथ कैटेगरीज़ है मेल फीमेल के कैटेगरी में वो नहीं आती, वो इस तरह थर्ड जेंडर के हैं, तो वो लोग जो होते हैं उनको वो अल्लाह की तरफ से ऐसे पैदा किए हुए होते हैं। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो उस नज़र से उनको नहीं देखती, वो उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं, वो उनको उनके जो इक्वल राइट्स होते हैं वो उनको नहीं देती, और उनको इक्वल राइट्स ना होने की
वजह से फिर वो जाके ऐसे एक्टिविटीज़ में वो मशगूल हो जाते हैं कि जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो वो इस तरह के काम करते हैं। फिर वो ख़ुद को उसके लिए ब्लेम करते हैं, हमेशा एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, तो वो उनकी जो कंडीशन होती हैं वो उनको पहुंचा देती हैं डिलिब्रेट सेल्फ हार्म तक। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस और फोरेंसिक प्रॉब्लम्स अगर किसी को हों, फोरेंसिक प्रॉब्लम्स मींस के ये कुछ इन्वेस्टिगेट मैटर्स के अंदर कोई लीगल इन्वेस्टिगेट मैटर्स हो, उसके अंदर कोई बंदा फंसा है, कोई जो है कोई इल्ज़ाम उस पर लगा हुआ है, या सच में कोई इस तरह का जुर्म जो है वो उसने किया हुआ है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो लोग डिलिब्रेट सेल्फ हार्म कर सकते हैं। अगर किसी के घर के अंदर हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस है, उस पर तशद्दुद हो रही है, तो वो लोग एहसास कमतरी में चले जाते हैं, तो वो लोग दिल बर्दाश्ता होकर वो लोग कर सकते हैं सेल्फ हार्म। इसके अलावा लिखा है अर्ली इनवैलिडेटिंग एनवायरनमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ऐसा एनवायरनमेंट कि जिसमें सोशल या इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट से अगर इसको हम देखें तो कंसिस्टेंटली अगर इंसान के जो इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं, इंडिविजुअल फीलिंग्स होते हैं, उनको अगर इग्नोर की जा रही हैं, उसके सोसाइटी के अंदर उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसके अंदर अगर बार बार एक इंसान के जो इंडिविजुअल फीलिंग्स, उसके जो थॉट्स होते हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको अंडरस्टूड नहीं किया जा रहा है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है कि जिस इन्वायरमेंट में उसको कोई जो है कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, कोई उसके बातों को नहीं समझ पा रहा, कोई उसके इमोशंस को नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे, तो वो लोग जो है वो भी सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस सब की वजह से। तो इसीलिए वो भी डिलिब्रेट सेल्फ हार्म कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है सेल्फ हार्म बिहेवियर्स अमोंग फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। देखिए कि अगर किसी के फैमिली के अंदर या जिस फ्रेंड ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखता है उस फ्रेंड ग्रुप के अंदर अगर सेल्फ हार्म बिहेवियर्स किए जा रहे हैं, तो उनसे सीख के वो भी इंसान जो है वो कर सकता है, जो इस ग्रुप का मेम्बर हो या इस फैमिली का वो मेम्बर हो। फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की अगर फैमिली हिस्ट्री है तो मे बी उस फैमिली हिस्ट्री में अगर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है तो एक इंडिविजुअल को भी हो सकती हैं, वो जेनेटिकली उसको भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ हार्म की तरफ चला जाता है। डिसफंक्शनल फैमिली बैकग्राउंड अगर है, डिसफंक्शनल फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसी फैमिली इन्वायरमेंट को कहते हैं कि जिसके अंदर कम्युनिकेशंस, रिलेशनशिप्स और बिहेवियर्स जो होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, इमोशनल सपोर्ट नहीं होती, सब्सटेंस एब्यूज़ होती हैं फैमिली के मेंबर्स में। फादर जो है वो सब्सटेंस एब्यूज़र है, तो वो बच्चों का क्या ख्याल करेगा, उसको तो अपना नहीं वो होश होगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन और ये जो नेगलेक्ट होती हैं कि फैमिली में एक दूसरे को नेगलेक्ट किया जा रहा है, माँ बाप बच्चों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशंस है ये भी लीड कर जाती है डिलिब्रेट सेल्फ हार्म तक। और सोशल आइसोलेशन में जो लोग होते हैं वो भी जो है अगर सोशल आइसोलेशन में है, जाहिर सी बात है कि कोई मेंटल प्रॉब्लम उनको है कि जिसकी वजह से वो सोशल आइसोलेशन में है, तो इसलिए वो डिलिब्रेट सेल्फ हार्म तक पहुंच सकते हैं। मॉडल्स ऑफ डिलिब्रेट सेल्फ हार्म। अब कुछ मॉडल्स दिए गए हैं डिलिब्रेट सेल्फ हार्म के लिए, मतलब कि लोग जब डिलिब्रेट सेल्फ हार्म करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है, किस मकसद के लिए वो करते हैं। फर्स्ट वन मॉडल है अफेक्ट रेगुलेशन। वो अफेक्ट रेगुलेशन के लिए करते हैं। अफेक्ट रेगुलेशन क्या होती है? एन अटेम्प्ट टू एलिविएट इंटेंस इमोशनल पेन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड वर्बली और थ्रू अदर मीन्स। कि एक इंसान है, उस इंसान को बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल पेन है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो, उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल पेन है और उस पेन को वो एलिविएट करना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए उसके पास कोई और ज़रिया नहीं है, ना तो वो वर्बली एक्सप्रेस कर पाता है, ना किसी और ज़रिए से वो एक्सप्रेस कर पाता है। तो इसीलिए वो अपने आप को ऐसा दर्द दे देता है, ऐसा इंजरी दे देता है कि जिसके थ्रू वो सोचता है कि ये जो इंटेंस इमोशनल पेन है ये एलिविएट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं अफेक्ट रेगुलेशन। दूसरा मॉडल है एंटी सुसाइड।
वो क्या करना चाहता है कि सुसाइड वो उसको सुसाइडल आइडिएशंस हो रही होती हैं और वो उसको ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सुसाइड ना करूं, बस ख़ुद को एक तरह का नुकसान पहुंचाऊं और वो नुकसान जो है उसके थ्रू मेरे ये जो सुसाइडल आइडिएशंस मेरे जहन में आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाए। इसलिए वो क्या करता है, देखिए लिखा है एन अटेम्प्ट टू अवॉइड सुसाइड बाय चैनलिंग डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस इनटू सेल्फ हार्म बिहेवियर्स। देखिए उसको डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस आ रहे होते हैं, सुसाइडल आइडिएशंस उसको आ रहे होते हैं, तो वो उनको इस चैनल में वो उसको यूज़ करता है कि सेल्फ हार्म कर लेता है किसी भी तरह का, और यहाँ पे वो जो उसको डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस आ रहे होते हैं उसको यहाँ पे ख़त्म कर देता है आगे सुसाइड से बचने के लिए, सुसाइड को रोकने के लिए। तीसरा है एंटी डिसोसिएशन। डिसोसिएशन किसे कहते हैं स्टूडेंट? डिसोसिएशन मीन्स अलग थलग होना, अलग होके लोगों से आइसोलेट होना। तो एक इंसान जो डिप्रेशन के अंदर होता है तो वो डिसोसिएशन में चला जाता है, लोगों से अलग हो जाता है, बिल्कुल आइसोलेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ख़ुद को आइसोलेट होने से बचाने के लिए, ख़ुद को लोगों से अलग थलग होने से बचाने के लिए वो कोई ऐसा डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर जाते हैं कि जिसके थ्रू वो ये सोचते हैं कि ये करने के बाद जो है मैं इससे बच जाऊंगा, मैं एंटी डिसोसिएशन कर रहा हूँ, डिसोसिएट होने से मैं बच जाऊंगा। देखिए लिखा है एन अटेम्प्ट टू स्टॉप फीलिंग नम्ब एंड टू एस्केप द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन दैट रिजल्ट फ्रॉम इंटेंस इमोशन। उसको कोई ऐसे इंटेंस इमोशंस आ रहे होते हैं कि जिनकी वजह से वो नम्ब फील करता है बहुत ज़्यादा और डिसोसिएट होने लगता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको भूल जाने के लिए वो कोई डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर जाता है। इंटरपर्सनल बाउंड्रीज। अब देखिए स्टूडेंट्स के इसके अंदर क्या है, इस मॉडल के अंदर एन अटेम्प्ट टू अफर्म वंस बाउंड्रीज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ आइडेंटिटी बाय क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स। के इंटरपर्सनल बाउंड्रीज सेट करने के लिए वो एक अटेम्प्ट कर लेता है सेल्फ हार्म का, कि उसमें वो क्या करता है, अफर्म वंस बाउंड्रीज, अपने जो बाउंड्रीज हैं वो अपने लिए सेट करता है और ख़ुद को अगेंस्ट लॉस जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ख़ुद के आइडेंटिटी को भी। और इसके लिए वो क्या करता है, अपने और दूसरे लोग जिन लोगों की वजह से वो ये ख़तरा महसूस कर रहा है कि इन लोगों की वजह से मेरी जो आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाएगी, तो उनसे वो क्या करता है, वो ऐसे बाउंड्रीज सेट करता है कि जिसके थ्रू वो सोचता है कि अभी मैं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो क्या करता है, इंटरपर्सनल बाउंड्रीज सेट करने के लिए कोई इस तरह का सेल्फ हार्म जो है वो पहुँचा देता है और उसके बाद वो बाउंड्रीज सेट करता है, इस चीज़ से दूर होता है, अपनी आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश करता है। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस an attempt to communicate a need for help or to manipulate others to get need met। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस के लिए भी लोग डिलिबरेट सेल्फ हार्म करते हैं, यानी वो इसलिए करते हैं ताकि अपनी नीड को वो कम्युनिकेट करें। वो वर्बली अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो इस तरह ख़ुद को वो इंजरी पहुंचा के, इंजर्ड करके अपनी नीड को वो लोगों के सामने कम्युनिकेट कर देते हैं, हेल्प तलब करते हैं या फिर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को यूज़ करते हैं अपने नीड्स को मेट करने के लिए, और इसीलिए वो इस तरह का जो है डिलिबरेट सेल्फ हार्म कर देते हैं। सेल्फ पनिशमेंट के लिए करते हैं, ये भी एक मॉडल है सेल्फ पनिशमेंट, एन अटेम्प्ट टू रिलीव फीलिंग्स ऑफ शेम, सेल्फ हेटेड और गिल्ट। उन्हें किसी भी वजह से अगर शेम फील हो रहा है इंटेंसली, अगर सेल्फ हेटेड या गिल्ट फील हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए वो सेल्फ पनिशमेंट करते हैं। सेंसेशन सीकिंग के लिए भी करते हैं। सेंसेशन सीकिंग मीन्स कैन अटेम्प्ट टू जनरेट एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन, यानी वो कुछ ऐसे डिस्ट्रेस के अंदर फंसे हुए हैं कि वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो कोशिश करके भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं सेंसेशन सीकिंग करूँगा, मैं कोई ऐसा अटेम्प्ट करूँगा, ऐसा नुकसान पहुँचाऊँगा ख़ुद को कि वो मेरे अंदर उसकी वजह से कुछ एक्साइटमेंट जो है वो पैदा होगी, कुछ स्टिमुलेशन होगी और फिर मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँगा। तो उस सिचुएशन से, उस नम्बनेस से ख़ुद को निकालने के लिए वो ऐसा कोई सेल्फ हार्म कर देता है, जिसके बाद वो ये सोचता है कि बस मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया, बस ये मेरी सज़ा थी, ख़त्म हो गई, अब मैं जो है कोई और किसी चीज़ की तरफ वो एक्साइटमेंट शो करता है, अपने जहन में लाता है, किसी ख़ुद को जो है वो किसी काम के लिए स्टिमुलेट कर लेता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें वेज टू इलिसिट एंड रिस्पॉन्स टू डिलिबरेट सेल्फ हार्म, कि किस तरीके से डिलिबरेट सेल्फ हार्म को ज़ाहिर किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है।
किस तरीके से हम लोगों में फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका इरादा है डिलिबरेट सेल्फ हार्म करने में, और फिर हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट वन है वेज टू एलिसिट डिस्क्लोजर। किस तरीके से हम जाहिर करें, किस तरीके से हम लोगों से डिस्क्लोज करवाएं कि उनको अगर ये फीलिंग हो रही है डिलिबरेट सेल्फ हार्म करने की तो हम उसके लिए क्या करेंगे। हाउ हैव यू बीन फीलिंग रिसेंटली, हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, रिसेंटली क्या फीलिंग्स है आपके जहन में। हैव यू एवर फील सो लो दैट यू थॉट ऑफ हार्मिंग योर सेल्फ, हम पूछेंगे कि कभी इस तरह भी जो है वो लो फील किया है, मायूस ख़ुद को फील किया है कि सेल्फ हार्म करने के बारे में सोचा हो। कुड यू टेल मी मोर, और जब वो बताने लगे तो हम पूछेंगे कि क्या मुझे आप ज़्यादा बता सकते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इस तरह। एस फॉर प्रेसिपिटेंट फ्रीक्वेंसी एंड लिथैलिटी, इसमें हमने प्रेसिपिटेंट्स का देखना है कि कितना उसके जहन में जो है वो कितना ज़्यादा सोच है, और फ्रीक्वेंसी मींस कि कितने मतलब कितने रिपीटली उसको ये थॉट्स आते हैं, और लिथैलिटी कितनी है यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है। लिथैलिटी कहते हैं कैपेसिटी टू सीरियस हार्म करने के लिए कैपेसिटी उसमें कितना है, वो अगर हार्म करेगा तो किस मकदार तक हार्म करेगा, तो इस चीज़ का हमने यहाँ पे देखना है। हैव यू एवर फील दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, हम पूछेंगे कि क्या इस तरह लगता है कि आपको कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हैव यू डन एनीथिंग अबाउट दीज थॉट्स एंड प्लान्स, कि आपने कुछ किया है, कोई मेजर्स किए हो इन थॉट्स के लिए, इनको दूर करने के लिए। ये सब सवालात हम पूछेंगे। तो इस तरीके से हम डिलिबरेट सेल्फ हार्म को डिस्क्लोजर उसकी करवा सकते हैं बंदे की। इसके अलावा एम्पैथिक रिस्पॉन्सेस हम शो करेंगे। हम कहेंगे साउंड्स लाइक थिंग्स हैव बीन क्वाइट रफ फॉर यू, हाँ ऐसा लगता है कि सच में चीज़ें जो है आपके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो जो बातें कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ज़िंदगी आपकी बहुत मुश्किल है, अच्छा आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड अप हो जाती हैं। उस इंसान को लगता है कि हाँ ये मुझे समझता है, मेरी फीलिंग्स को समझता है, फिर वो सही तरीके से डिस्क्लोज भी करने लगता है। सीम्स लाइक यू हैव बीन फीलिंग होपलेस एंड स्ट्रेस लेटली, आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस। इसके अलावा यू आर ट्राइंग योर वेरी बेस्ट टू कोप विद वेरी टफ टाइम, आपके ऊपर का टाइम तो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आप इतनी कोशिश भी करते हैं, अपनी पूरी कोशिश आप कर रहे हैं इससे कोप करने के लिए। और फिर थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विथ मी, लेट्स थिंक ऑफ हाउ वी कैन हेल्प यू टू फील बेटर। तो ये हमारे एम्पैथिक रिस्पॉन्सेस होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स क्या हैं? सेल्फ हार्म व्हाट इज़ इट? देखिए इंजेक्शन के थ्रू कोई ड्रग ओवरडोज लगाना, सेल्फ हार्म ख़ुद को करना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग के जिसकी वजह से वो फिर जो है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। और इसके अलावा देख लें कि और स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग करना, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स है जो कि सेल्फ हार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख ले कि सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स में से कटिंग है, स्क्रैचिंग है, पिकिंग है। स्क्रैचिंग कहते हैं स्टूडेंट्स के वो जो ख़ुद को स्क्रैच करते हैं लोग, स्क्रैच करते हैं, जिस तरह नाखून से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से स्क्रैचिंग नहीं करते, इस तरह इसको हम स्क्रैचिंग कहते हैं। और पिकिंग जो है, पिकिंग कुरेदने को कहते हैं, कुरेदना। लोग अक्सर सेल्फ हार्म इस तरीके से भी करते हैं कि वो अपने लिप्स को कुरेदते हैं टीथ के थ्रू, बार बार कुरेदते हैं, बार बार कुरेदते हैं, इस हद तक के लिप्स जो है वो उनके फट जाते हैं, बड़े बड़े ज़ख़म उस पे बन जाते हैं। वो अपने नाखून से अपने स्कल्प को कुरेदते हैं और स्कल्प से उनके बाल निकल के और स्कल्प का जो स्किन होता है उसमें ज़ख़म बन जाती हैं, इतना वो कुरेदते हैं। या फिर अगर कोई ज़ख़म अगर उनके बॉडी के किसी हिस्से पे अगर बन जाती हैं तो उस ज़ख़म को वो बार बार कुरेद के वहाँ से ब्लड निकालते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम पीकिंग कहते हैं। और बर्निंग, ख़ुद को जलाते हैं, बर्न करते हैं। फेस पंचिंग है, वो मुक्का मारते हैं फेस पे। इसके अलावा वाल बैंगिंग है। वाल बैंगिंग ये अपने सर को या अपने
मुट्ठी को दीवार से जो है ज़ोर से मारना, तो ये वाल बैंगिंग कहलाती हैं। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट, ओवरडोजिंग करना, देख के लिखा है। फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, ख़ुद को सीढ़ियों से गिराना। ब्रेकिंग बोन्स, अपने बोन्स जो है उनको ब्रेक करना। ब्लीच ड्रिंक करना। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखी गई है, मे बी एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ट्राइकोटिलोमेनिया किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइकोटिलोमेनिया है इसको हम ट्रिच भी कहते हैं। ट्रिच ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा अर्ज आ रही होती है कि वो अपने बॉडी से हेयर्स जो है वो निकाल ले, पुल आउट कर ले। और वो हेयर्स ख़ास करके आईब्रू पे, आईलैशेस के और हेड के आईब्रू के, आईलैशेस के जो बाल है वो नोच नोच के निकालते हैं। तो इसको कहा जाता है ट्रिच, या फिर इसको कहा जाता है ट्राइकोटिलोमेनिया। तो ये में भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, इसको याद रखें। तो हेयर पुलिंग होती है ये एक किस्म की, आईब्रो, आईलैश या हेड से। तो ये भी सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर के अंदर इंक्लूड है। अच्छा स्टूडेंट्स, सेल्फ इंजरी बिहेवियर के अंदर देखे लिखा है कार्विंग है। कार्विंग या टैटूइंग, कार्विंग कहते हैं ये नक्श निगार करना, टैटो वगैरह बनाना, तो ये भी एक किस्म की सेल्फ हार्मिंग है। स्क्रैचिंग है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें स्क्रैचिंग दिखाई गई है। उसमें बेंडिंग भी, ये एक किस्म की बेंडिंग से भी इस तरह के निशानात बनते हैं। बेंडिंग कहते हैं कि किसी रबर से अपने हाथ को टाइटली बांधना कि जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी आगे ऑर्गन की तरफ जो है वो, देखिए अभी बाजू पे अगर टाइटली रबर बांध दिया जाए तो हैंड के लिए ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं जाएगी, तो हैंड जो है वो ब्लूइश हो जाएगी, उसके लिए उसमें पेन होगा बहुत ज़्यादा। और जब फिर वो बैंड हटाएगा तो उस बैंड, जहाँ पे वो बैंड बांधी है, तो उस पे इस तरह के निशान बन जाएंगे उस पे, तो इसको कहा जाता है बेंडिंग। और मार्किंग जो है वो, मार्किंग एक शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगाना, कह सकते हैं जो कैंची होती है, कैंची का जो टिप होता है उससे, या फिर सिरिंज का जो नीडल होता है उससे, इस तरह की शार्प चीज़ों से ख़ुद को जो है वो कट लगाना, तो ये मार्किंग कहलाती है। फिर अक्सर उसमें स्कार भी बन जाते हैं, इसको मार्किंग कहते हैं। कि पिकिंग की बात दोबारा आ गई है कि कुरेदना, लिप्स को पिकिंग करना, स्कल्प को, नेल्स को, अपने नेल्स को दांतों से लोग बार बार जो है वो कुरेदते हैं, यहाँ तक कि उनको जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि नेल्स इसके है ही नहीं, तो इस तरह वो करते हैं। या फिर ज़ख़म को बार बार वो कुरेद के वहाँ से खून निकल आ रहा होता है। बर्निंग और एब्रेशंस करवाना, बर्निंग करवाना, इंजेक्शन ऑफ शार्प टॉक्सिन्स, कटिंग, बाइटिंग करना, हेड बैंगिंग करना, अपने सर को ज़ोर से दीवार से टकराना, ब्रूजिंग करना, हिटिंग भी इसी तरह है कि ख़ुद को किसी चीज़ से हिट करना। एक्सेसिव बॉडी पर्सिंग, बॉडी पर्सिंग कहते हैं स्टूडेंट्स के बॉडी के अंदर बहुत सारे वो सुराख बनाना, जिस तरह फीमेल्स जो है वो बनाती हैं, कानों पे सुराख बनाती हैं, उस पर ईयर रिंग्स भी पहनती है, तो ये ईयर रिंग्स के लिए जो सुराख बनाई जाती है कानों में, ये भी पर्सिंग कहलाती हैं। लेकिन सेल्फ हार्म के अंदर एक्सेसिव पर्सिंग के एक कान के अंदर जो है वो 50 तक सुराख बनाए हैं, या फिर बॉडी के दूसरे एरिया के अंदर इस तरह के छोटे छोटे सुई से सुराख बनाना और वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें पहनना, तो ये भी एक सेल्फ हार्म के अंदर ही आती हैं। क्लासिफिकेशन दी गई है, यहाँ पे लिखा है 3 टाइप्स ऑफ डिलिबरेट सेल्फ हार्म पेशेंट्स, कि ये जो डिलिबरेट सेल्फ हार्म के पेशेंट्स होते हैं तो ये 3 किस्म के होते हैं। एक वो जो कि माइल्ड डिलिबरेट सेल्फ हार्म करते हैं, दूसरा वो कि सीवियर, और तीसरा मिक्स्ड के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होते हैं, माइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल होते हैं और सीवियर के भी शामिल होते हैं। देखिए लिखा है द माइल्ड टाइप ऑफ डिलिबरेट सेल्फ हार्म encompass मोस्टली रिलेटिवली नॉन वॉयलेंट मेथड्स फॉलोड बाय नॉन सीरियस फिजिकल इंजरी। माइल्ड के अंदर इतना ज़्यादा वो वॉयलेंट मेथड्स नहीं होते, नॉन वॉयलेंट मेथड्स अपनाते हैं और नॉन सीरियस फिजिकल इंजरी वो खुद को काज करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं इनको डिस्ट्रेस भी इतना ज़्यादा नहीं होता, इनकी डिस्ट्रेस लेवल कम होती है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा खुद को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद माइल्ड फॉर्म ऑफ अटेम्प्ट सुसाइड और डिलिबरेट सेल्फ हार्म, जो माइल्ड टाइप डिलिबरेट सेल्फ हार्म अटेम्प्ट जो लोग करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि एक तो ये कि यंग एज वाले लोग जब डिलिबरेट सेल्फ हार्म करते हैं तो वो इतने ज़्यादा सीवियर टाइप का नहीं कर सकते।
वो बर्दाश्त कर सकते इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा इंजरी, तो वो कम करते हैं, माइल्ड करते हैं। लिविंग टुगेदर, अगर एक साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो फैमिली की नज़र उन पे होती है, तो वो फैमिली के साथ रहते हुए इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे ख़ुद को नहीं नुकसान पहुंचा सकते, कोई माइल्ड नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कि दूसरों के नज़र में ना आए। लो लेवल ऑफ सुसाइडल प्रीऑक्यूपेशंस, उनको सुसाइडल प्रीऑक्यूपेशन, सुसाइडल आइडिएशंस जो है वो कम आते हैं, लो लेवल पे आते हैं, और सुसाइड इंटेंट भी उनकी लो होती हैं। इन मिक्स टाइप पर्सनस शो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक, देखिए मिक्स्ड में मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ सीवियर के और कुछ माइल्ड के। अब देखिए सीवियर कैटेगरी को। द सीवियर कैटेगरी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ रिलेटिवली हार्ड मेथड्स फॉलोड बाय सीरियस फिजिकल इंजरी। मेथड्स भी हार्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर फिजिकल कंसिक्वेंसेस भी उसके सीरियस होते हैं। तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओल्डर एज, ओवर 40 के लोग जब वो डिलिब्रेट सेल्फ हार्म करने तक पहुंच जाते हैं तो वो सीरियस मेथड यूज़ करते हैं और फिजिकल कंसिक्वेंसेस भी बहुत ख़तरनाक होते हैं उसके। मैनी प्रीऑक्यूपेशंस टू प्रिवेंट डिस्कवरी, उनको बहुत ज़्यादा जो है पहले बहुत ज़्यादा ऐसी उनको सोच होती है कि मैं कोई मेथड जो है ना अपनाऊं, बस ना करूं, डिलिब्रेट सेल्फ हार्म ना करूं, लेकिन फिर भी जो है वो कर जाते हैं। प्रीऑक्यूपेशंस को बहुत ज़्यादा होते हैं कि प्रिवेंट करो डिस्कवरी को, कि कोई मेथड ना उठाओ, लेकिन फिर नहीं होता, वो उठा देते हैं। इससे वो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। ये जो बार बार उनको सोच आती है कि डिस्कवरी को प्रिवेंट करूँ, मैं ख़ुद को बचाऊँ इससे, तो इससे मज़ीद वो तकलीफ़ में चले जाते हैं और कोई ख़तरनाक सा मेथड वो उठा देते हैं। हाई लेवल ऑफ सुसाइडल प्रीऑक्यूपेशंस उनको होती हैं, हाई सुसाइड इंटेंट उनको होती हैं। मतलब ये कि यहाँ पे सुसाइडल इंटेंट मींस कि ख़ुद को नुकसान ज़्यादा पहुँचाने की, ख़ुद की जान लेने की इंटेंट सीवियर फॉर्म में भी नहीं होती डिलिब्रेट सेल्फ हार्म के अंदर, लेकिन ख़ुद को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की, आखिरी हद तक ख़ुद को नुकसान पहुँचाने की उनकी इसमें इंटेंशन होती है। प्रीवियस अटेम्प्ट सुसाइड्स, या फिर इस तरह के वो लोग के इसमें होते हैं कि जिन्होंने पहले कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, अब दोबारा जो है वो सुसाइड को अटेम्प्ट करने से ख़ुद को बचाने के लिए कोई ख़तरनाक किस्म का डिलिब्रेट सेल्फ हार्म कर लेते हैं। ड्रग डिपेंडेंस जो लोग होते हैं तो वो इस तरह का सीवियर काइंड ऑफ डिलिब्रेट सेल्फ हार्म कर लेते हैं, ख़ुद को वो कोसते हैं उस चीज़ के लिए, और फिर जाके ये काम वो कर जाते हैं। पुअर फिज़िकल हेल्थ जिन लोगों की होती है तो वो लोग भी ख़ुद को उसके लिए कसूरवार ठहराते हैं और इस तरह डिलिब्रेट सेल्फ हार्म कर लेते हैं। और प्रीवियस साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट किसी की हुई है, मतलब ये कि साइकियाट्रिक अगर कोई डिसऑर्डर का शिकार बंदा है तो वो भी सीवियर काइंड ऑफ डिलिब्रेट सेल्फ हार्म कर लेता है। मैथ्स एंड फैक्ट्स फॉर सेल्फ हार्म, अब कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव्स हैं जिनको हम मैथ्स कहते हैं सेल्फ हार्म से रिलेटेड, और कुछ फैक्ट्स हैं तो वो दिए गए हैं। तो जो येलो कलर में हैं यहाँ पे तो ये मैथ्स हैं, और जो ब्लू कलर में है तो ये फैक्ट्स हैं। फर्स्ट वन देख लें, मैथ क्या है? सेल्फ हार्म इज़ अटेंशन सीकिंग। लोग समझते हैं ये एक झूठी बिलीव है सेल्फ हार्म से रिलेटेड कि सेल्फ हार्म जो है वो अटेंशन सीकिंग के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। फैक्ट क्या है? मोस्ट सेल्फ हार्म टेक प्लेस इन प्राइवेट। ज़्यादातर जो सेल्फ हार्म होते हैं वो प्राइवेटली लोग करते हैं, छुप के करते हैं। तो अगर छुप के करते हैं तो वो तो किसी को दिखाने के लिए नहीं होता ना, अगर वो किसी को दिखाने के लिए करते तो लोगों के सामने जाके करते हैं। तो ये सेल्फ हार्म जो होती हैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती हैं। दूसरा क्या है मैथ? सेल्फ हार्म इज़ ए सुसाइड अटेम्प्ट। लोग समझते हैं कि सेल्फ हार्म जो है वो एक सुसाइड अटेम्प्ट है, तो ऐसा नहीं है। फैक्ट क्या है? मोस्ट पीपल हु इंगेज इन सेल्फ हार्म डू सो एज ए वे ऑफ स्टेइंग अलाइव, कोपिंग, इट इज़ नॉट अबाउट एंडिंग सुसाइड। जो लोग ज़्यादातर इसमें जो इंगेज होते हैं सेल्फ हार्म में, तो वो कोपिंग के लिए ये करते हैं, वो ज़िंदा रहना चाहते हैं, वो सुसाइड करने के लिए या अपनी ज़िंदगी को एंड करने के लिए नहीं करते। वो ऐसा समझते हैं कि ये मेरी सज़ा है, ये सज़ा देने के बाद मैं कुछ हद तक किसी और काम के लिए स्टिमुलेट हो जाऊँगा, मैं जो है इस चीज़ के साथ कोप कर जाऊँगा, इसको भूल जाऊँगा, तो वो इसीलिए करते हैं। तीसरा मैथ क्या है? पीपल हु इंगेज इन सेल्फ हार्म इंजॉय पेन। लोग समझते हैं कि जो लोग सेल्फ हार्म करते हैं वो पेन को इंजॉय करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पेन को कोई भी जो है इंजॉय नहीं कर सकता। पेन को इंजॉय करने की चीज़ होती है कि लोग उसको इंजॉय करें चाहे वो जिस हाल में भी हो। तो फैक्ट क्या है? पीपल हु इंगेज इन सेल्फ हार्म डू सो टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द इमोशनल डिस्ट्रेस एंड आर
पॉसिबली ट्राइंग टू कम्युनिकेट दैट डिस्ट्रेस। आप देखें कि जो लोग इंगेज होते हैं सेल्फ हार्म में, तो वो अपना फोकस अपने उस इमोशनल पेन से, इमोशनल डिस्ट्रेस से हटाने के लिए ख़ुद को इस पेन में मुब्तला कर देते हैं, और वो चाहते हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये डिस्ट्रेस जो है वो कम्युनिकेट हो जाए, इस तरीके से मैं किसी को ये बयान कर सकूँ ख़ुद को नुकसान पहुँचा के कि मैं इतने डिस्ट्रेस में हूँ। तो वो जो है पेन को एंजॉय नहीं करते, पेन को नहीं एंजॉय किया जाता। वाई डू पीपल सेल्फ हार्म? तो कॉपिंग विद फीलिंग्स, अपने जो इमोशंस है, अपने जो इंटेंस पेन है उनके साथ कोप करने के लिए करते हैं। रिलीविंग गिल्ट एंड सेल्फ हेटेड, उनकी जो गिल्ट होती है, सेल्फ हेटेडनेस होती है, उसके की वजह से ख़ुद को सज़ा देने के लिए करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए, अपने डिस्ट्रेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। अपने सिचुएशंस पे कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और ख़ुद को रियल फीलिंग के लिए, ख़ुद को अलाइव रखने के लिए वो जो है सेल्फ हार्म कर लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ सुसाइड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे डिलेबरेटिव सेल्फ हार्म के जो स्लाइड्स बने हैं तो इसमें भी यहाँ पे एक शॉर्ट डिफिनीशन दी गई है। देखिए क्या लिखा है। ओरिजिनली द वर्ड सुसाइड फाउंडेड ऑन लैटिन लैंग्वेज, सुई मीन्स वन सेल्फ एंड सेड्स मीन्स किलिंग। देखिए कि वन सेल्फ किलिंग, के खुद को किल करना। सुसाइड कंस्टिट्यूट्स ऑल केसेस ऑफ डेथ directly or indirectly resulting from the act of a person who is aware of the consequences of the behavior। यानी सुसाइड में वो तमाम डेथ के केसेस आ जाते हैं कि जिसमें चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिज़ल्ट वो किस वजह से हुए हैं। तो एक इंसान जो है, इंसान के ख़ुद की वजह से हुए हैं, ख़ुद इंसान ने ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से उसकी डेथ काज हुई है, और वो इंसान इससे बाखबर था, वो जो बिहेवियर अपना रहा था तो उससे वो बाखबर था कि इसकी वजह से मेरी डेथ काज होगी, और उसकी डेथ काज हुई। तो ये सुसाइड के अंदर आती हैं जितने भी ऐसे केसेस हैं। प्रिविलेंस क्या है सुसाइड की? WHO क्या बताता है कि ओवर 8 लाख पीपल डाई ड्यू टू सुसाइड एवरी ईयर। देखिए साल के अंदर 8 लाख लोग जो है वो मर जाते हैं सुसाइड की वजह से। स्टिग्मा सराउंडिंग सुसाइड लीड टू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। और दूसरी बात ये कि जो इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है सुसाइड के साथ सोसाइटी के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अंडर रिपोर्टिंग में है, इसको लोग रिपोर्ट नहीं करते। जिस घर में कोई बंदा सुसाइड कर लेता है तो वो घर वाले सुसाइड का नहीं बताते, वो कहते हैं कि कोई बहाना करते हैं कि इस वजह से उसकी मौत हो गई। तो इस तरह ये रिपोर्टिंग नहीं किए जाते। 75% ऑफ ग्लोबल सुसाइड्स अकर्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। ज़ाहिरी सी बात है, पॉवर्टी की वजह से गुर्बत होती हैं, वॉयलेंस होती हैं, चोरियां होती हैं। तो इस सब की वजह से वो कंट्रीज़ जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, तो उसमें 75% ग्लोबल सुसाइड्स उन कंट्रीज़ में होते हैं। इंजेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स, हैंगिंग एंड फायर आर्म्स आर द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ सुसाइड ग्लोबली। और मेथड्स में से पेस्टिसाइड्स वो टॉक्सिक लेवल पे यूज़ करना, और ख़ुद को हैंगिंग करना पंखे के साथ ज़्यादातर, या फिर जो है किसी पेड़ के साथ, या इस तरह ख़ुद को लटका के मारना, और फायर आर्म्स करना, ख़ुद को गोली से उड़ाना। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड्स हैं ग्लोबली सुसाइड के। देखिए लिखा है, सुसाइड इज़ ए परमानेंट सोल्यूशन टू ए टेम्पोररी प्रॉब्लम। क्या ऐसा है कि ये जो सुसाइड है ये एक परमानेंट सोल्यूशन है टेम्पोररी प्रॉब्लम की? प्रॉब्लम्स तो टेम्पोररी होती हैं ना, वो तो ख़त्म हो जाती हैं कुछ वक्त में, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है कि उसके लिए सुसाइड किया जाए और अपनी ज़िंदगी ही दुनिया से ख़त्म कर दी जाए। तो ये तो हम लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो लिटरेचर चूँकि लिटरेचर ज़्यादातर वेस्टर्न लिटरेचर होती हैं, तो इसमें कोई इस्लामी ज़िक्र नहीं है इसके बारे में। लेकिन हम एज ए मुस्लिम अगर हम देखें तो ये तो हम क्या कर रहे हैं जब सुसाइड प्रिविलेंस है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कितने ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, आप लोगों ने अपने कम्युनिटीज़ के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे, अपने सोसाइटीज़ के अंदर कितने हम वाक़ये सुनते हैं सुसाइड के। तो इस्लाम में तो ये बिल्कुल हराम है, इस्लाम ने तो इसको हराम करार दिया है कि एक इंसान को किस तरह इजाज़त है कि वो अल्लाह की दी हुई जान जो है वो ख़ुद से वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो
ये बहुत बुरी बात है। इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इफ़ दिस इज़ सो ऑब्वियस देन वाई इज सुसाइड सो डिस्ट्रेसिंगली कॉमन। अगर ये जाहिर है ये बात कि सुसाइड तो कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है ना टेम्पोररी प्रॉब्लम्स की, टेम्पोररी प्रॉब्लम्स की वजह से इंसान ख़ुद की ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देता है, तो ये ऑब्वियस है, सबको पता है कि ये कोई इसका कोई हल नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रेसिंगली कॉमन है। सुसाइड के लोग जो है वो इस तरह सुसाइड करते हैं। तो अगर हम देखें तो एज़ ए मुस्लिम अगर हम अपने दीन को फॉलो करें और सब्र करें, जिसका हमें हर एक तालीमात के अंदर हमें तलकीन की जाती है सब्र की, हर एक सिचुएशन में जो भी मुश्किल आती है तो वो अल्लाह की तरफ से होती हैं, और वो मुश्किल जब आती हैं तो वो आजमाइश होती है और वो ख़त्म भी हो जाती हैं। तो उसका कोई ये तो हल नहीं होता है कि उसके लिए सुसाइड किया जाए या इस तरह। तो अगर हम अपने दीन को फॉलो करें तो हम इन चीज़ों से बिल्कुल जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। इन चीज़ों का कोई असर ही नहीं होगा, चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन हो, अगर हम अपने दीन को फॉलो करें और अगर हम सब्र से काम लें। तो स्टूडेंट्स, ये कवर हो चुकी हैं, ये काफ़ी जो है एक डिस्ट्रेसिंग टॉपिक है, आप इसको सही से समझ लें, इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके बाद जो सुसाइड हम पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअल टॉपिक है जिसमें हम सुसाइड को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए भी मेंटल हेल्थ के अंदर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। ये पूरा लेक्चर था डिलिबरेटिव सेल्फ हार्म का, ये ख़त्म हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सही से समझ आ गई है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सुसाइड स्टार्ट करूँगी तो उसमें आप लोगों को इसके क्वेश्चंस क्लियर करवा दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।